एक्सपेंस हो रहा है मींस खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रही है। तो मुझे इतना बताओ कि आपका जो पैसा पड़ा है वो पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? जल्दी बताओ, पैसा बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? सीधी सी बात है, कम ही हो जाएगा। एग्जाम्पल, मेरे पास कैश 100 रुपीज था, 100 रुपीज क्या है मेरे पास कैश है, जिसमें से मेरा कुछ एक्सपेंस हुआ होगा। क्या हुआ है? एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस कितने का हुआ होगा? मेरा एक एक्सपेंस हुआ है। मेरा एक्सपेंस कितने का हुआ है? यहाँ पे मैं EX लिख दूं? नहीं, पूरा लिख देता हूं। मेरा एक्सपेंस हुआ है, मेरा एक्सपेंस कितने का हुआ? 60 रुपीज का। तो बताओ कि मेरा कैश बढ़ा या कम? सर कम हो गया। कितना? 40 रुपीज। तो याद रखिएगा, जब जब एक्सपेंस होगा तो आपके कैश में से वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस, कम हो जाएगा। रिड्यूस बोलो, डिक्रीज बोलो या लेस बोलो, है ना? नेक्स्ट चले आगे। देन दिस एक्सपेंस रिड्यूस द नेट इनकम ऑफ द बिजनेस। क्लियर सी बात है, आपकी नेट इनकम भी कम हो जाएगी, क्योंकि जैसे एक्सपेंस जितना बढ़ेगा उतनी आपकी इनकम भी क्या हो जाएगी? कम होती जाएगी, है ना? देन all the income is the income of proprietor which is added in the capital account and so all these expenses are deducted from the capital। किसमें से डिडक्ट करेंगे मींस किसमें से लेस होगी? एक्सपेंस कैपिटल में से, है ना? Similarly business concern receive some revenue during normal course of operation। बिजनेस में कुछ कुछ ऐसा टाइम होता है कि जहां पे आपको एक्स्ट्रा इनकम आ जाती है, मतलब आप काम, आपका जो बिजनेस है वो तो ठीक, लेकिन उसके रिगार्डिंग हम ना साइड बिजनेस या छोटा मोटा थोड़ा काम कर लेते हैं, उससे भी आपको पैसा तो मिलता है। पैसा मिला किसमें दिखाते हैं? रेवेन्यू के तौर पे उसके दिखाते हैं। क्यों? क्या उसको बिजनेस में लेके आ जाते हो कि हाँ ये पैसा काम का बिजनेस में ले आ। कौन सी बेस पे लाऊं? सर आपने सामान तो बेचा नहीं, उसका प्रॉफिट तो हुआ नहीं, तो मैं किस बेस पे लिखूं? अरे भाई तो उसको रेवेन्यू के बेस पे लिख दे कि बिजनेस में एक रेवेन्यू बना, रेवेन्यू अकाउंट लिख, रेवेन्यू उसमें लिख दे कि भाई इतना पैसा आया, कैसा? रेवेन्यू में है, लिख दे बस। क्लियर? देन सच एज, जैसे कौन सी चीज होगी? आपको कुछ कुछ चीज यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर बताया गया है, जैसे कौन सा है? देखो ये रहे आपको दिए हुए, जैसे कि नॉर्मल केस कौन सी चीज होगी? जैसे रेंट रिसीव, आपने क्या किया है? रेंट रिसीव करा है। कहीं पर आपने कुछ चीज भाड़े में दी होगी, वो आपको मिल गया, उसका पैसा मिल रहा है, बराबर? आपका बिजनेस से अलग है, आपका बिजनेस कोई और चीज का, स्टिल आपने किसी ना किसी चीज में पैसा लगा के रखते हैं ना कि मैंने एक प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉफिट हो रहा है, मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको मैं रेंट पे दे देता हूं, स्टिल वहां से मुझे पैसा आ रहा है, पैसा आया ना, तो मेरा क्या हुआ? रेवेन्यू। सेम कमीशन रिसीव, किसी का कुछ प्रोडक्ट बिकाना था, तब बोल अरे देख भाई मैं एक बिका तो दूंगा, मींस तेरा सेल कर दूंगा, मेरा क्या कुछ परसेंट कमीशन मिलेगा, दे दूंगा, कमीशन मिल गया, कमीशन रिसीव्ड इज आल्सो कॉल्ड एज अ रेवेन्यू ऑफ अ बिजनेस एक्सेट्रा। मींस आगे और भी ऐसे एग्जांपल होंगे। अब आप रेवेन्यू को किसमें लिखेंगे? वो देखो, रेवेन्यू इज एडेड टू द कैश बैलेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, रेवेन्यू आप किसमें लिखेंगे? कैश बैलेंस में लिखा जाएगा। क्लियर? एज इट इज रिसीव्ड इन द टर्म्स ऑफ कैश। वो किस चीज में रिसीव हुआ है? कैश में रिसीव हुआ है, तो वो लिखा भी किस में जाएगा? कैश में ही लिखा जाएगा, कैश बैलेंस में लिखा जाएगा रेवेन्यू, है ना? देन रेवेन्यू इंक्रीज द नेट इनकम ऑफ बिजनेस। ये लाइन को देखिए क्या बता रहे हैं? रेवेन्यू इंक्रीज करता है क्या? नेट इनकम को। इसी के सेम सामने एक्सपेंस जो होंगे बिजनेस की, वो नेट इनकम क्या करेगा? लेस करेगा। रेवेन्यू नेट इनकम बढ़ाएगा, है ना? डिफरेंस है छोटे मोटे से ये, और यही एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जाएंगे। देन इट इज एडेड टू द कैपिटल। इनकम है, आपको और पैसा मिल रहा है, पहले आपके पास 100 रुपए थे, आपको और 220 रुपए और मिल गए, 20 रुपए मिल रहे, तो अब आपके पास टोटल कितना हो गया? 120। आपने क्या किया है? ऐड किया है, तो यहां पर किस में होगा वो ऐड? हमने बताया था कि एक्सपेंस और रेवेन्यू की इफेक्ट किस में आएगी? कैपिटल में आएगी, तो कैपिटल में प्लस हो जाएगा। अगर कोई खर्चा हो रहा है तो किस में से? एसेट में से एक्सपेंस
कैपिटल में से एक्सपेंस लेस कर दिया जाएगा। यहां पर इक्वल करना है मुझे, क्योंकि ये मेरा इक्विटी और ये क्या है, एसेट। यहां पर अगर रेवेन्यू प्लस हो रहा है तो एसेट में भी क्या करूंगा, प्लस करूंगा। कैपिटल में एक्सपेंस लेस होगा तो सेम यहां पर भी, इसमें भी लेस होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि हमको ये कैसे इक्वल रखना है ना, दोनों चीज कैसे होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, एकदम प्रॉपर होना चाहिए इसके लिए, है ना। चलिए देन ये इक्वेशन दिख रहा है आपको, बस इस इक्वेशन को याद रखिएगा। बता दिया ना क्लियर कि आपका कैपिटल में से ही रेवेन्यू और एक्सपेंस जाएगा, और इधर साइड तो सिर्फ एक ही है, एसेट ही है सिर्फ, तो उसी में से जाएगा। लेकिन यहाँ पर रेवेन्यू क्या ही है, कभी भी लगे कि बिजनेस में रेवेन्यू आया तो एकदम आंख बंद करके किस में रख दीजिए कि हाँ भाई कैपिटल में ऐड होगा, एक्सपेंस आया कैपिटल में से ही लेस होगा। लायबिलिटी को तो टच भी नहीं करना, टच भी मत करना, डायरेक्ट किस में आएगा, कैपिटल में ही चला जाएगा वो, है ना। चलो देन अकाउंटिंग इक्वेशन इज thus affected by every business transaction। सारे बिजनेस में लगता है ये। any increase or decrease in assets, liability and capital can be identified by preparing accounting equation। आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन से बिजनेस में जो उनका एसेट है या लायबिलिटी है वो कम ज्यादा हुआ है कि नहीं? कैसे पता चलेगा कि एसेट इनका बढ़ा है या इनके एक्सपेंस ज्यादा हुए या इनका रेवेन्यू हुआ है? आपको कैसे पता चलेगा? आप जब उसके अकाउंटिंग इफेक्ट देंगे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में सारी चीज की एंट्री डालेंगे, ट्रांजैक्शन बताएंगे, एट द एंड ऑफ द ईयर आप जिस दिन उसको टैली करेंगे ना कि फाइनल मैं इसको टोटल करके देखता हूं, उस दिन आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या मैं बीच में होगी ना प्रॉफिट और ना लॉस, स्टिल उधर के उधर ही, कोई ऐसा तो ना घाटा हुआ ना मुनाफा भी नहीं हुआ, है ना। It shows that every business transaction satisfy the dual aspect concept of accounting। कैसे होंगे? यहाँ पे क्लियर मेंशन किया गया है किस तरीके से होंगे, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल एस्पेक्ट मींस क्यों आ रहा है? क्योंकि आप हर चीज की कितनी एंट्री कर रहे हैं, दो एंट्री, एक एसेट में जा रही है एक कैपिटल में जा रही है, जो कैपिटल में वो एसेट में, एसेट में वो लायबिलिटी में, लायबिलिटी में वो एसेट में, दो एंट्री हो रही है, इसलिए कैसे ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोला गया है इसको भी। Then it also serves as the basis for preparing balance sheet। ये सारी चीजों की इफेक्ट जो भी है किस में जाती है, बैलेंस शीट में जाती है। किस में जाती है, बैलेंस शीट, है ना। आगे देखेंगे हम बैलेंस शीट के बारे में भी। नेक्स्ट, इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शन ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। अब हम किसके इफेक्ट्स देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग हम किस तरीके के उसकी इफेक्ट्स देते हैं एज पर हमारे अकाउंटिंग इक्वेशन। जो हमको अकाउंटिंग इक्वेशन दिया था क्या था, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये हमको दिया गया था ना, है ना। चलो इसके रिगार्डिंग हम देख लेते हैं। You have learned the assets, liability and capital are the three basic elements of every business transaction। क्लियर, आपको पता है कि ये तीनों चीज बेसिक है, कोई भी बिजनेस में ये तीनों चीज होगी, इसमें से एक भी ऐसा जो नहीं होगा, तीनों की तीनों होती ही है। And the relationship is expressed in the forms of accounting equation। और उनका रिलेशन कैसा है बता दिया इक्वेशन के अंदर कि एसेट के कंपेयर में लायबिलिटी और कैपिटल का जो टोटल आता है वो क्या होता है, एसेट होता है, which always remain equal। कैसा रहता है हमेशा, इक्वल, दोनों का कैसा आना चाहिए, इक्वल ही आना चाहिए। At any point of time there can be a change in the individual assets। अब यहाँ पे किसके रिगार्डिंग बात की जा रही है कि ऐसा कुछ टाइम तो आता है कि जब आपके चेंजेस किस में हो रहे हैं, आपके कुछ चेंजेस हो रहे हैं किस में, एसेट्स में, लायबिलिटी में और कैपिटल में, इनमें किसी न किसी में चेंजेस हो रहे हैं। बट टू साइड्स ऑफ द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑलवेज रिमेन इक्वल। अगेन स्टिल यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कितने भी आपके अंदर चेंजेस आ जाए, आप में मींस आपके अकाउंटिंग इक्वेशन में या आपके ट्रांजैक्शन में, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल तीनों में चेंज आएंगे। किसमें कैपिटल कम होगा तो एसेट भी कम होगा, एसेट कम होगा कोई लायबिलिटी कम होगी, कम ज्यादा होगा, तो सब में कुछ ना कुछ इफेक्ट पाएंगे। स्टिल इन शॉर्ट इस सेंटेंस का बोलने का मतलब क्या है
कि कहीं पर भी अगर कोई भी कम या ज्यादा हो रहा है, स्टिल उनकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो फिर भी कैसी आएगी, इक्वल ही आएगी, फिर भी कैसी आएगी, इक्वल ही आएगी। Let us verify the fact by taking up some transaction, see how these transaction affect the accounting equation। एक एग्जांपल में तौर पे हम देखते हैं, एक पूरा एग्जांपल दिया होगा अभी हमको, है ना, तो एक एग्जांपल को इस तरीके से जज करना कि आपको जो वहां पे नाम दिया होगा पर्सन का, वो पर्सन का नाम खुद ही सोच लेना कि हाँ मेरा नाम ये पर्सन है ना, वो पर्सन का नाम आप खुद ही हो या वो खुद हो पर्सन, वो सोचो। नमिता दिया हुआ है, आप अपना नाम लगाओ, यहाँ पे अपना नाम लगा लो, देखो स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 3,50,000, बिजनेस कितना स्टार्ट किया है, 3,50,000 से लेके क्या आ रहे, कैश लेके आ रहे, बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या हो गया हमारे लिए, कैपिटल है, सीधी सी बात है क्योंकि बिजनेस स्टार्ट हुआ है। एंट्री कैसे आएगी, एसेट में आएगा, है ना, क्या लिखेंगे, एसेट में। सर डायरेक्ट एसेट में कैसे लिख दिया, बेटा एसेट में कैश आता है ना, एक कैश का कॉलम हमने ऊपर देखा था, उस कैश में क्या लिखूंगा 3,50,000, तो कैश किसके अंदर है, एसेट में, तो डायरेक्ट यही लिख देता हूं ना, अलग से कॉलम क्या बनाऊं, क्लियर। लायबिलिटी किसी के नाम से लेके आए थे, खुद का पैसा ला रहा है तो लायबिलिटी होगी नहीं। कैपिटल जरूर है, बिजनेस में है कैपिटल 3,50,000 क्लियर है एकदम। चले आगे, चलो देन कंटिन्यू में दिया है कुछ, दिस ट्रांजैक्शन शोज दैट 3,50,000 has been introduced by Namita in terms of cash which is the capital of business concern। मींस यहाँ पे 3,50,000 जो है वो क्या दिखा रहा है कि नमिता खुद अपने पास से पैसा बिजनेस में लेके आ रही है, आ रहा है। Hence on one hand the asset means asset किस में आ रहा है, कैश के बेस पे आ रहा है ना, किस कौन सा टर्म्स में आ रहा है, कैश में आ रहा है। has been treated to the extent कितना हो सकता है 3,50,000 ही है, एसेट है, लेकिन कौन से बेस पे आ रहा है, कैश के बेस पे आ रहा है ना, क्लियर। चलिए अभी इसी के रिगार्डिंग आगे भी एग्जांपल्स बहुत से होंगे, वही देख लेते हैं। यहां पर आपको कुछ एग्जांपल उसी के रिगार्डिंग है, जैसे कि she purchased goods for cash 90,000, कितने का 90,000। उसके पास सबसे पहले पैसा कितना था, जो कैश था, उनके पास कैश कितना था 3,50,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करेक्ट, इतना क्या था उनके पास, कैश था। इसमें से उन्होंने क्या किया, कुछ परचेज किया है, क्या कर लिया है, परचेज किया है। अब सीधी सी बात है, कहीं भी परचेज करते हैं चीज कब मिलेगी, जब आप पैसा दोगे तब। तो कितने का परचेज कर लिया उन्होंने, 90,000 रुपीस का उन्होंने क्या किया है, परचेज कर लिया। परचेज किया मींस पैसा तो कम हो गया, लेस होगा ये, तो रिमेनिंग उनके पास अब कैश कितना बचा, रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 2,60,000 हो गई रिमेनिंग अमाउंट। रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो गई 2,60,000। स्टिल उन्होंने जो भी चीज परचेस करी है ये होगा क्या, एसेट ही होगा ना, क्या होगा, एसेट होगा। ये क्या होगा, गुड्स, जिसको वो इन फ्यूचर जब भी बेचेंगे तो इतना पैसा तो आएगा ही, पैसा तो आएगा ही ना। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, हमारे ओल्ड इक्वेशन के हिसाब से जो दिया था वो क्या था, कैश दिया था और उसका हमने कैपिटल बताया गया था, है ना। अब वो क्या, गुड्स लिया है तो मेरे को गुड्स का एक अलग सा कॉलम दिखा हुआ एसेट में, इफेक्ट ट्रांजैक्शन, भाई पैसा चला गया मेरे पास से तो क्या इफेक्ट आएगी, माइनस में, लेकिन उतने का तो गुड्स आया भी है तो प्लस में उसकी एंट्री आएगी कि गुड्स आया है। सेम अब आप बोल रहे सर यहाँ पे एंट्री क्यों लिखी आपने, इक्वल करना चाहिए ना, किया तो है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या हो जाता है, माइनस 90,000 माइनस 90,000 कितना आया, 0। तो यहाँ पे भी तो मैंने लिख दिया है 0, फर्क क्या पड़ा, एक चीज गई रिटर्न में उतना ही आ गया, तो क्या फर्क पड़ा, कुछ भी नहीं, सेम हमारा बैलेंस तो उतने का उतना ही है। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आ गया, कैश की जो अमाउंट थी ना वो थोड़ी सी कम हो गई और एक गुड्स की जो चीज थी वो गुड्स बढ़ गया, कम ज्यादा हुआ, किसी में कम ज्यादा, लेकिन टोटल तो अभी भी
इक्वेशन में आएंगे कैश की इफेक्ट कितनी होगी 2,60,000। गुड्स मेरे पास मैं नया लेके आया, गुड्स कितना हो गया 90,000। सेम इन दोनों का टोटल कैपिटल अभी भी कितना है उतना ही है सर जी, कितना है उतना ही है हमारे पास। देन आगे चले, अब क्या बता रहे हैं यहाँ पे, गुड्स परचेज इज एन एसेट, गुड्स परचेज इज एन एसेट एंड कैश पेड इज आल्सो एन एसेट। हम कोई भी गुड्स परचेज करें या कैश से परचेज करें, बोला जाता है एसेट ही बोला जाएगा। Hence, in this transaction, there is an increase in one asset and decrease in other cash. अब यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, मींस ये एक सिचुएशन दिखाई हुई है, ये रियल सिनेरियो है कि बहुत से फॉर्म में इस तरीके का तो होता ही है, जहां पर आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हो, एक साइड आपको जो गुड्स है, जो आपका गुड्स है वो बढ़ जाएगा और दूसरे साइड जो एसेट है जो कैश है वो आपका कम हो जाएगा, है ना। कोई भी चीज पैसा खरीद सामान लेने जाते हो तो पैसा आपके पास में होता है, सामान तो भर भर के आ जाता है लेकिन वो पैसा भी कम होता जाता है। मॉल और बाकी सब में जाकर है ना, पैसा देना पड़ा तभी सामान आता है, चीज बढ़ गई पैसा चला गया तभी आई ना। देन देयर इज नो चेंज इन कैपिटल लायबिलिटी, चेंजेस किस तरीके से होगा नहीं होगा। अब इसी को इक्वेशन में देख ले, प्रैक्टिकल देखेंगे जल्दी समझ में आएगा। देखते हैं प्रैक्टिकल क्या बताया जा रहा है यहाँ पे। शी परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित, नाम दिया हुआ है, हमेशा रखना जब भी नाम किसी पर्सन का देख के रख रहा है ना, आप किसी का नाम हमेशा क्यों लिख के रखते हैं कि नहीं यार मुझे इससे कुछ काम है या मुझे इसके पास से पैसा लेना है या देना है, आप तभी लिखोगे। सपोज अगर किसी के पास से आपको पैसा लेना ही नहीं है तो उसका नाम लेके रखोगे कि नहीं मुझे इसके पास से पैसा नहीं लेना है, उसका नाम लिखते हैं ऐसा नहीं। किसी के पास से अगर पैसा लेना है ना तो आप वो तारीख भी लिखते हो, उसका नाम लिखेंगे, कहाँ रहता है सब कुछ लिख के रखोगे कि नहीं मुझे इससे पैसा लेना है, या किसी को देना है तो वो भी पूरी डिटेल लिख के रखते हैं कि नहीं मुझे इसको पैसा देना है, तभी आप लिखते हो ना, अदरवाइज क्यों लिखते हैं ऐसा। कोई भी दुकान पे भी जाना, वो जो ब्याज पे चलता है ना, ब्याज पे प्लस उधारी पे जो चलता है, क्रेडिट इज अ वन काइंड ऑफ उधारी, है ना। तो देखा वो अपनी बुक मेंटेन करते हैं, उस पे सब उनका पूरा एड्रेस सब कुछ लिखा होता है कि कितने का सामान लेगा क्या, और वही टाइम पे आप चले जाओ कि सर ये लो मुझे ये चीज दे दो, पैसा दिया बात खत्म, वो आपका नाम लिखने नहीं बैठेगा कि इसके पास से पैसा लिया, नहीं लिखेगा, है ना। तो जब भी कभी नाम आए समझ जाना, वो आंख बंद करके सोच देना क्या होगा क्रेडिट। हाँ, इफ अगर यहाँ पर उन्होंने ऐसा लिख दिया कि हाँ ये कंफ्यूजिंग के लिए कभी कर देते कि कैश भी लिख देते, तो समझना कैश होगा। नहीं लिख रहा है कैश तो वो हमेशा क्या होगा क्रेडिट ही होगा, ऑलवेज क्या होगा क्रेडिट ही होगा। चले नेक्स्ट, अब यहाँ पर इक्वेशन दिया है, एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल है। ओल्ड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास पहले कैश कितना था 2,60,000, 90,000 का गुड्स था, लायबिलिटी में कोई चेंज नहीं, 3,50,000 हमारा कैपिटल था, दोनों टोटल था। यहाँ पर हमने परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे किया, मींस इन फ्यूचर आपको पैसा देना पड़ेगा, किसको मोहित को देना पड़ेगा ना, आपको देना पड़ेगा पैसा, मींस क्या हो गई आपके लिए तो लायबिलिटी हो गई। कितने की लायबिलिटी हो गई 60,000 की लायबिलिटी हो गई, तो लिखूंगा मैं लेके क्या आ रहा हूं, गुड्स लेके आ रहा हूं, है ना, क्या ले आ रहा हूं सिर्फ गुड्स ला रहा हूं, तो न्यू में कैश में कुछ फर्क आया क्या नहीं, क्योंकि मैं ला के आ रहा हूं गुड्स कितना ला रहा हूं आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस कितना 60,000। ये चीज मुझे बाद में चुकानी पड़ेगी तो मैं लिख लूं कि मुझे देना भी है, किस में लिखूंगा लायबिलिटी में लिखूंगा 60,000, ऑलरेडी लायबिलिटी में लिख चुका हूं। कैपिटल में इफेक्ट आएगी क्या नहीं, हम लायबिलिटी में लिख चुके, तो यहां पर जीरो हो गया पूरा ट्रांजैक्शन। इसको फाइनल लिख दूं किस तरीके से, कैश कितना था 2,60,000, गुड्स अब मेरे पास टोटल गुड्स कितना हो गया 90,000 प्लस 60,000, 1,50,000 क्या हो गया गुड्स। लायबिलिटी कितनी थी 60,000, कैपिटल कितना था 3,50,000। अब इनका टोटल, एसेट का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल करके देखना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा, है ना, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। अकॉर्डिंग कितना आएगा यहाँ पे 4,10,000 समथिंग कैसा आएगा, है ना।
चेक करना एक बार कितना आ रहा है, 4,10,000 जैसा ही आएगा। क्लियर? सेम इनका भी उतना ही आएगा। चले क्लियर, समझ में आ रहा है? एक न्यू ट्रांजैक्शन है जहां पर लायबिलिटी के फॉर्म में भी हमने एक देखा पॉइंट, कैपिटल चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ चेंजेस किस में आए, लायबिलिटी में ही आए। देन in this transaction goods have been purchased on credit from Mohit, hence there is an increase in assets by 60,000 and also an increase in liability of 60,000 as the business concern Mohit। ठीक है, आपको पैसा किसको देना है उसी के रिगार्डिंग हमने जो प्रैक्टिकल में देखा वही एक थियरी बेस में बता दिया कि आप गुड्स लेके आए हो, एक ना एक दिन आपको मोहित को वो चीज देनी है, तो इसलिए उसको कहां लिखेंगे, लायबिलिटी में लिखेंगे। क्लियर? और देन अब एक न्यू कंटेंट या एक न्यू सिनेरियो दिया हुआ है जिसके अंदर शी सोल्ड गुड्स टू अनीश। किसको गुड्स दे रहे, 40,000 के गुड्स सोल्ड कर रहे। बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, एक बार ध्यान से देखिएगा क्या बताया जा रहा है कि उसने गुड्स सोल्ड कर दिए। किसको, 40,000 के गुड्स किसको, अनीश को सोल्ड कर दिए, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, वो चीज मुझे कितने में पड़ी थी, कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, 25,000 में मुझे मिली थी, मैंने कितने में बेच दी, 40,000 में तो बेच भी दी। कितने बेच दी, 40,000 में बेच दी। नेक्स्ट, एंड रिसीव कैश 10,000। कितना पैसा मिला है उसे, सिर्फ अभी 10,000। उसने बेचा कितना, 40,000, मिला कितना है, 10,000। पैसा बाकी है ना अभी भी। आगे बढ़ते, एंड द बैलेंस आफ्टर 1 मंथ। बाकी कब होगा, 1 मंथ में उसने बोला बाकी का पैसा कब मिल जाएगा, 1 महीने के बाद। रिसीव कैश 10,000 एंड द बैलेंस आफ्टर 1 मंथ बता रहे हैं किस तरीके से, फॉर्मेट में भी हम देखते हैं कैसा बताया जा रहा है। हमारा ओल्ड इक्वेशन अभी तक का बैलेंस ये था, हर जगह आपको मेंटेन तो करना होगा ना, आपको हमारा कैश बाकी जितनी भी चीजें वो सब मेंटेन करनी होगी। यहाँ पर एक पॉइंट देखना कि हम जिसको भी सोल्ड करते मींस हमारे पास से कोई सामान ले रहा है, हमारे पास से कोई सामान ले रहा है तो वो मेरे लिए क्या हुआ, मेरा डेटर, मेरे लिए वो क्या हुआ, डेटर, है ना। ये याद रखना हमेशा, डेटर क्रेडिटर बहुत कंफ्यूजन होता है, इसीलिए एक चीज याद रखना, बस जिसको मैं सामान मेरे पास से जो ले रहा है ना वो मेरा डेटर है, परचेज वाला क्रेडिटर अपने आप याद हो जाएगा। देन फॉर्मेट दे के रखा हुआ है, ओल्ड इक्वेशन को ये दिया हुआ था पूरा, न्यू इक्वेशन के इफेक्ट पे आते हैं। फर्स्ट चीज रिसीव, पैसा क्या हुआ, रिसीव हो गया, मिला, मिला मींस ऐड कर दूंगा कितना, 10,000, मैंने 10,000 लिख दिया यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए कि जिसकी कॉस्ट कितनी थी, 25,000 रुपीस क्या थी, मेरे गुड्स की कॉस्ट थी, है ना। मेरे गुड्स की कॉस्ट मींस मैंने कहीं ना कहीं पहले कभी गुड्स खरीदे होंगे, अब मैंने उसको क्या कर दिया, बेच दिया। तो मैं मेरी एंट्री कर लूं कि मेरी बुक्स में मालूम पड़े कि भाई मैं जितना गुड्स लाया था उसमें से मैंने कितने 25,000 के बेच दिए। तब आपको पता चलेगा ना कि इन फ्यूचर मुझे कितने मंगाने चाहिए या कितना स्टॉक है, इसलिए हम मेंटेन करेंगे। तब उसके लिए क्या करेंगे, कॉस्ट कितना, 25,000, गुड्स आपके कितने थे, 1,50,000, इतना गुड्स चला गया तो क्या करूंगा, माइनस में लिखूंगा, प्लस आपने डेटर्स के पास से कितना बाकी है, अभी कितना बाकी है, 10,000 तो आपको मिल चुके, 10,000 क्या है, आपको पैसे मिल गए, बाकी कितने, 30, बाकी कितने हैं, 30,000, तो डेटर्स में लिखूंगा कितने, 30,000, लायबिलिटी क्या हो जाएगा, 0। अब आओ दूसरे टॉपिक पे, अब कैपिटल में इफेक्ट देखिए, हमने पढ़ा था अगर किसी भी चीज में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, रेवेन्यू या एक्सपेंस होगा, किस में आता है, कैपिटल में आता है। तो जज करो पैसा कितना आ गया आपके पास, 10,000 आ गया, कितना लेना है, 30,000 और लेना है, टोटल कितना हो गया, टोटल कितना पैसा आपको मिलेगा, 40,000 आपको पैसा मिलेगा। आपके पास से कितने का गुड्स चला गया है, आपने बेच दिया ना, कितने का चला गया, सर 25,000 का गुड्स तो मैंने बेच दिया है, 40,000 पे मैंने बेचा और उसकी कीमत कितनी थी, 25,000, तो रिमेनिंग कितना बचा आपके पास, फायदा हुआ या नुकसान,
सर फायदा ही है, मैंने तो इतने में बेचा, मेरा कॉस्ट प्राइस तो इतनी थी, कॉस्ट प्राइस इतनी थी, सेलिंग प्राइस ये थी, तो मतलब क्या हो गया भाई, तुमको तो प्रॉफिट हुआ है। क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट अब जज करें कितने का, दोनों का डिफरेंस निकाल लो, कितने का प्रॉफिट हुआ है? 15,000 का क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट रेवेन्यू किस में जाएगा? कैपिटल में आ गया 15,000, हो गया टैली, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्लियर। इसी तरीके से पूरा फॉर्मेट बनाना है आपको, है ना, बहुत ही इजी वे में, क्लियर, समझ में आएगा। अब क्या करना है, जब आपने इतना सब कुछ कर दिया है, देन अब सिर्फ इन सब का क्या करेंगे? टोटल क्या करेंगे? टोटल कर दो, सिर्फ टोटल पता है आपको कैसे करते हैं, इस तरीके से टोटल कर दो। कैश टोटल कितना हो गया? 2,70,000। गुड्स 1,50,000 में से 25 चले गए तो उतना माइनस कर दो, रिमेनिंग कितना है? ये पोर्शन क्या आता है? रिमेनिंग का आता है। रिमेनिंग आपके पास कितना है? 125, डेटर्स 30,000 लेना है ना। लायबिलिटी एज इट इज थी ना, हमने अमीश के पास के जो लिए थे पैसे 60,000 वही के वही। कैपिटल 3,65,000 है, टोटल सेम ही आएगा, इनका टोटल और इनका सेम ही आएगा, है ना। चले आगे, चलिए वही ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। इन दिस ट्रांजैक्शन गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट and some on cash to Amish, so there is a decrease in the assets goods by 25,000 and increase in the assets by Amish के पास से जो लिए थे ना हमने उसके ऊपर बात कर रहे हैं, by 30,000। कैश कितना था? 10,000। in this process the proprietor has gain का मतलब फायदा कितने का हुआ है? 15,000 का उसे प्रॉफिट हुआ है, तो किस में लिखेगा? कैपिटल के अंदर उसकी इफेक्ट जाएगी, क्लियर। देन अब नेक्स्ट एक स्टेटमेंट है, अब हमारे पास एक और बहुत सारे सिनेरियो दिए हैं ना। नेक्स्ट एक सिनेरियो कौन सा है? जिसके अंदर शी पेड सैलरी टू एम्प्लॉइज फॉर 16,000। हमारे बॉस किसी ना किसी का कोई ना कोई काम तो करता है, उसे सैलरी देनी होगी ना। काम किसने करते हैं? कुछ पगार में नहीं, ऐसे सैलरी के बेस पे ही ना। तो कितनी सैलरी पे कर दी है? पेड मतलब दे दिए, देनी बाकी नहीं, पेड, PAID, हो गई, पैसे दे दिए। कितने दे दिए? 16,000। आपने क्या दिया होगा? पे क्या मींस आपने कैश ही दिया होगा, बदले में ऐसा तो नहीं कि एक काम का पैसे नहीं है, ये अभी जो अपनी कंपनी में प्रोडक्ट बनाते हैं ना, ये ले जा 16,000 का तो प्रोडक्ट ले जा, नहीं उसका कैश देंगे ना। क्या देंगे? कैश, पैसा ही दिया होगा, बराबर। ओल्ड इक्वेशन हमको हमारा दिया हुआ था। नेक्स्ट फर्क किसमें आएगा? 16,000 दे दिए, क्या दिया होगा? कैश। तो किसमें से माइनस होगा? कैश में से। गुड्स में कुछ हुआ है? नहीं। डेटर्स में? नहीं। चुकाना था पैसा? नहीं। यहां पर तो अभी तो कुछ नहीं है, इसके रिगार्डिंग कुछ है क्या? नहीं। कैपिटल में से खर्चा हुआ है, एक्सपेंस है ना, माइनस करूंगा मैं यहां से, क्लियर, क्योंकि यहां से माइनस है, यहां से भी माइनस। हमारा रूल था जैसे इंक्रीज होगा तो दोनों में इंक्रीज, डिक्रीज है तो दोनों में डिक्रीज। फाइनल टोटल कर लेंगे, 2,70,000 में से 16,000 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 2,54,000। देन गुड्स सेम एज इट इज आ जाएगा, डेटर्स भी एज इट इज, लायबिलिटी भी एज इट इज। 3,65,000 में से 16,000 क्या करना है? माइनस करना है। रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी 3,49,000। अगेन एसेट का टोटल और लायबिलिटी प्लस कैपिटल का टोटल क्या आएगा? सेम। आप लोग ट्राई करिए, कैलसी में निकाल के ट्राई कर सकते हैं, है ना। ये टोटल ही आना चाहिए, ट्राई कर लीजिए। सेम इसी के रिगार्डिंग ये पूरा स्टेटमेंट दिया है, जो हमने प्रैक्टिकली बात करी है उसी पे है। देन from the above transaction it is obvious that every transaction has its effect on the accounting equation without disturbing the equality of the two sides. Disturbing means ऐसा नहीं कि एक में कुछ अलग इफेक्ट आती है और सामने में अलग आ रही है। कैसे आती है? सेम ही आती है एवरी ट्रांजैक्शन। याद रखिएगा एवरी ट्रांजैक्शन। अगर एक एग्जाम में अगर आपको ऐसा है कि कौन से ट्रांजैक्शन आपको दिए होंगे और वहां पूछे कि इनमें से कौन से ट्रांजैक्शन है जिसकी इफेक्ट बराबर नहीं आती है, तो ऐसा तो कोई भी नहीं है। एवरी ट्रांजैक्शन, सभी ट्रांजैक्शन की इफेक्ट
सेम ही आएगी, इक्वल ही होगा, फिर भले कुछ भी हो, है ना। देन अब इसी के रिगार्डिंग एक एग्जांपल देख ले हम लोग, एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक इलस्ट्रेशन हमको दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन 4, जिसके अंदर आपको कुछ कैरेक्टर दिए होंगे, है ना, कुछ आपको कैरेक्टर दिए और उनके क्या क्या ऐसा बताया गया होगा। ओके, अच्छा ये वर्टिकल है, चलिए ओके, यहाँ पर ये इस तरीके से पूरा एक लंबे पेज में तो हम लोग इस तरीके से मूव कर करके पूरा देख लेंगे, है ना। चलिए पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन देख लूं, आपको कुछ इफेक्ट्स बता दी गई है, क्या है ये सब चीजों में, ये हमें क्या है, जितना पूरा ये दे दिया गया है, ये सारी चीजें देके रखी हुई है। हेमंत स्टार्ट बिजनेस विद कैश 3 लाख दिया हुआ है, परचेज गुड्स एज ए कैश 80,000, सोल्ड गुड्स बेच दिया है कि पहले वो गुड्स मुझे था कितने का, मेरे 30,000 की प्राइस थी, मैंने बेचा कितने में, 45,000 में। ये अभी तक क्या हमने जितने भी वो एग्जांपल्स देखे ना, उसी से एक पूरा कंबाइन होके क्या बन गया, ये पूरा इलस्ट्रेशन बन गया है। सेम मैंने सैलरी पे करी है 7,000 की, परचेज किया है किससे, मोनिका से। याद रखिए नाम आया, फिर से नाम आया तो क्या होता है आपको पता है, क्या होगा, 70,000 का हुआ है। कमीशन रिसीव किया है 5,000, कैश पेड टू मोनिका इन फुल सेटलमेंट। ये न्यू पॉइंट है, मैं आपको बताता हूं कैसा होगा। कितना किया है, 69,000, इसके रिगार्डिंग देखेंगे अभी। एंड गुड्स सोल्ड टू राहुल को गुड्स सोल्ड कर दिए, जिसकी कीमत कितनी थी, 20,000, बेचा कितने में, 25 में। क्वेश्चन समझ में आया। अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे, एक एक को जज करेंगे एक एक के साथ, ठीक है। सबसे फर्स्ट किसकी आएगी, पहले इसकी बात करें। फर्स्ट, हेमंत स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 3 लाख। तो मैं आ जाता हूं, मेरा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, सीरियल नंबर। हमें पता था हमारे इक्वेशन के हिसाब से क्या लिखा जाता है, एसेट किसके बराबर होती है, इक्विटी के बराबर है, तो सेम वैसे ही एसेट इक्वल टू इक्विटी। एसेट्स के अंदर क्या क्या आ जाता है, कैश, गुड्स, डेटर्स, इसका टोटल, क्योंकि एसेट का जो टोटल होगा वो इक्विटी के टोटल से मैच होना चाहिए। इक्विटी में क्या आता है, लायबिलिटी आती है, और क्या आता है, कैपिटल। यही दो चीज आती है ना। एसेट्स में क्या आता है, कैश, गुड्स, डेटर्स, और भी बहुत सी चीजें आती है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन के अंदर हमें सिर्फ इन्हीं के बारे में बताया गया है। इक्विटी में सिर्फ इतना ही आता है, लायबिलिटी और कैपिटल। इसमें और भी चीजें आ सकती है, बराबर। चलिए, और एसेट का टोटल आपको देकर रखा हुआ है, ये इक्विटी का टोटल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एज पर हमारे ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। फर्स्ट जैसा हमारा ट्रांजैक्शन क्या था कि हेमंत ने बिजनेस स्टार्ट किया है, वो पैसा लेके आ रहा है, कितना, 3 लाख रुपीस वो बिजनेस में लेके आ रहा है पैसा। चलिए इसकी इफेक्ट डाल देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, सेम का सेम आपको सेंटेंस लिख देना है यहाँ पर। कितना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, हेमंत का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा खुद का नाम अगर हेमंत है और मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं, तो मेरी बुक में मैं यही लिखूंगा कि हेमंत स्टार्ट कर रहा है। अरे भाई मुझे तो पता ही है मैं बिजनेस मेरा ही स्टार्ट कर रहा हूं, वो सब क्यों लिखूं। तो डायरेक्ट क्या लिखना है, सिर्फ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। कैश से स्टार्ट किया है, तो इफेक्ट एसेट भी किस में आएगी, कैश के कॉलम में आएगी ना। कैश था 3 लाख, गुड्स में कुछ हुआ है क्या, नहीं। डेटर्स में कुछ हुआ है, नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3 लाख था, टोटल एसेट कितनी हो गई, 3 लाख। मुझे पैसा किसी को चुकाना था, नहीं। किसमें आएगा, कैपिटल आएगा, कैपिटल तो बोला ही है, तो कितना है 3 लाख, बाहर अमाउंट कितनी आएगी 3 लाख। चेक करेंगे एक बार, एसेट का टोटल और इक्विटी का टोटल सेम है, 3 लाख। ओके, तो मींस ये फर्स्ट वाला जो हमारा था ये करेक्ट है, जो फर्स्ट वाला जो हमारा है वो करेक्ट है। देन नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा दिया गया है, परचेज गुड्स ऑफ रुपीज, क्या दिया है, परचेज गुड्स फॉर कैश। कैसा परचेज किया है, कैश में परचेज किया है। यहां पर ध्यान देने से, किसने परचेज किया है, कैश में परचेज किया है 80,000 का, कैश में परचेज किया है। लिखेंगे क्या, परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेज गुड्स फॉर कैश। न्यू इक्वेशन दिखाना पड़ेगा, न्यू इक्वेशन हम सेम वैसे लिखते हैं,
ओल्ड लिखने की जरूरत है यहाँ पे नहीं, क्योंकि इसके जो पहले वाला है वो हमारा क्या होगा, ओल्ड ही होगा ना, है ना। इसके जो पहले वाला है सब में, उसके जो पहले वाला क्या होगा, ओल्ड ही कंसीडर करेंगे, तो लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो इफेक्ट हमको दी गई है, जो बोली गई थी, वो लिखेंगे। परचेज गुड्स इन कैश, कैश में परचेज किया है, गुड्स कितने का था, 80,000 का, तो पैसे भी कितने 80,000 ही दिए होंगे, तो कैश में से पैसा गया है माइनस हो जाएगा, गुड्स आए हैं तो प्लस हो जाएगा। अब बताइए माइनस प्लस क्या होता है, जल्दी, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, दोनों अमाउंट सेम है तो मींस क्या हो जाएगा लास्ट में भी जीरो। चलिए देखें एक बार क्या हो रहा है कैपिटल में, जीरो, ना कुछ बढ़ा ना कुछ कम हुआ, सेम ही हो गया, वो अमाउंट तो वैसी के वैसे रह गई। चेंजेस किस में हुए वो देखते हैं हम लोग। कैश मेरा कम हो गया क्योंकि 80,000 चले गए, कितना हो गया 2,20,000। गुड्स कितना हो गया 80,000 हो गया। डेटर्स में कोई चेंज आया था नहीं, इन दोनों का टोटल करेंगे, अमाउंट कितनी आई 3 लाख रुपीस। सेम कैपिटल में भी अमाउंट कितनी आएगी 3 लाख, आउटर कॉलम में भी आएगी 3 लाख। चेक करो एसेट और इक्विटी का टोटल सेम है 3 लाख 3 लाख। ये भी हमारा इक्वेशन कैसा रहा, करेक्ट, ये भी सही था। देन किसमें आएंगे नेक्स्ट, अब आपको क्या दिया है, गुड्स सोल्ड, यहां क्या हुआ है गुड्स सोल्ड किए हुए, गुड्स क्या किया है सोल्ड किया है, कितने में 45,000 में, जिसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, यहां पर क्या दिया, ये आपको क्या दिए सेलिंग प्राइस दी, ये आपको क्या दिए सेलिंग प्राइस। तो आपको ये तो कि यार मैंने इतने बेचा लेकिन मुझे वो कितने पड़ा था, आपको उसकी कॉस्ट प्राइस क्या दी, तभी तो आप पता करेंगे कि आइदर मुझे प्रॉफिट हुआ है या लॉस, तभी तो आपको पता चलेगा। तो उसके लिए उसने भी दिया है कि आपकी भाई आपकी कॉस्ट प्राइस जो थी, मींस आपका सीपी कॉस्ट प्राइस जो थी वो कितनी थी 30,000 थी, आपने सेलिंग प्राइस कितने में की 45,000 में की। याद रखना कि कभी भी कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग में सेलिंग प्राइस अगर ज्यादा है, अगर वो ज्यादा है तो ये क्या शो करता है, प्रॉफिट, क्या शो करेगा प्रॉफिट। अब हमेशा कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस से क्या होगा प्रॉफिट। सर लॉस कब करेगा, लॉस भी जब आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस बड़ा होगा सेलिंग प्राइस से, तो वो क्या दिखाएगा लॉस। ये बहुत बेसिक फंडा है, ये हम तो स्कूल टाइम में पढ़ते थे, क्लियर, जब प्रॉफिट एंड लॉस आया था तब नया नया, है ना, क्लियर है। यहां पर देख के मुझे पता चल रहा है कि क्या हो गया भाई, मेरा तो प्रॉफिट ही हुआ, डायरेक्ट पता चल गया। स्टिल इसको अकाउंट में इफेक्ट इसकी देनी होगी, इसकी इफेक्ट दे देते हैं, क्या आएगा गुड्स सोल्ड फॉर कैश, कैश में बेचा था आपने तो कैश में आपको पैसा आया, कितना आया 45,000 रुपीस आया। आपके पास से गुड्स कितना कम हो गया 30,000 का गुड्स कम हो गया ना, वही तो बेचा, उसके सामने आपको कितनी की, ये उसकी वैल्यू थी जब आपने खरीदा था, तो उसका आपको कितने देने पड़े थे 30,000 आपको देने पड़े थे उस गुड्स के लिए। आपने वही चीज बेच कितने दी में दी 45,000 में उसको बेची, तो आपके पास से 30,000 वैल्यू कम हो गई ना। अब किस में ऐड हो गई वो यहीं पे, देन डेटर्स में कुछ चेंज आया नहीं, सेम प्लस माइनस क्या होता है माइनस, देन 45,000 और ये डिफरेंस देखो किसका आएगा, हमको पता है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस, जल्दी बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सीधी सी बात है प्रॉफिट हुआ कि सर मेरे पास पैसा ज्यादा आया, गुड्स तो कम गए, पैसा इतना ही है। और प्लस दूसरा एक और चीज देख सकते हो आप, दो में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, एक और ट्रिक है, दो में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 45 30 45। अब 45 के साइन देखो क्या है पॉजिटिव में, 30,000 क्या है नेगेटिव में, दो में से बड़ा कौन सा है 45,000। हमेशा याद रखना जो दो वैल्यू दी होगी दो से ज्यादा, जो साइन जो वैल्यू सबसे बड़ी होगी ना और उसके आगे जो साइन लगा होगा वही साइन फाइनल में आता है। 45,000 बड़ा है पॉजिटिव, मींस पॉजिटिव में ही आंसर आएगा। देखते हैं इसमें से डिफरेंस हो जाएगा प्लस माइनस, माइनस 45,000 माइनस 30,000 कितना हो जाता है 15,000, किसमें आएगा कैपिटल में आएगा, प्रॉफिट है। इक्वेशन फाइनल करेंगे, हमारा ये ना ओल्ड इक्वेशन हमको दिया हुआ था, इसी में से जज करते हैं कितना आएगा 2,20,000 प्लस 45 कितना आ गया, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये ओल्ड इक्वेशन हमारा
बताया ना कि आपको उसी के बेस पे इसको जज करना होगा, आपको उसी के रिगार्डिंग इसको पूरा जज करना है। ये सभी को हर किसी के उसका एक ओल्ड इक्वेशन देके रखा होगा। ये रही अमाउंट, इसकी फाइनल अमाउंट कितनी आ गई, ये यहाँ पर आपको इसकी फाइनल अमाउंट दी हुई है, दिए टोटल कितना आ गया 2,65,000, 80,000 माइनस 30,000 कितना आया 50,000। डेटर्स में कुछ हुआ है नहीं, इन दोनों का टोटल बाहर लिखेंगे कितना आया 3,15,000। डिफरेंस कितना आया था 15, इसको प्लस कर दो कितना आया 3,50,000। आउटर कॉलम में जाएगा सेम, दोनों की अमाउंट क्या है इक्वल, यहाँ पे इक्वल 0 आएगा, कितना आया सेम आया। क्लियर, बस ये जो आपका पिछला जो भैया आप तेरे का कंसीडर कर देता है ये ओल्ड हो जाएगा। अब इसके लिए ये ओल्ड, इसके लिए ये ओल्ड, हर एक के लिए उसके ऊपर वाला जो वो क्या हो जाएगा ओल्ड ट्रांजैक्शन, मींस रिमेनिंग बैलेंस दिखा देता है ना आपको। चले देन कौन सा है परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका, दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका। मोनिका से हमने गुड्स परचेज किए कितने 70,000। याद रखना नाम दिया हुआ है, नाम दिया तो क्या हो जाता है जल्दी से, नाम दिया इसका मतलब पैसा देना बाकी होता है ना, या कुछ ऐसा होता है ना, पैसा देना बाकी होता है। चलो क्या होगा, क्योंकि नाम दिया है इसका मतलब क्या होगा, ये हमारे लिए क्या होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि हम किसी का नाम कब लिखते हैं जब पैसा हमारा देना बाकी है तभी लिखते हैं, है ना, तभी लिखा जाएगा, बेफालतू में कौन लिखता है आज के टाइम पे। चलो देन ये दिया हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम मोनिका, कितना गुड्स खरीदा था 70,000, वही लिख दूंगा वैसे, कितना था 70,000 का गुड्स लिया था, वही इसकी इफेक्ट आएगी 70,000 की। देन और कुछ हो गया, पैसा चुकाना है फ्यूचर में तो लायबिलिटी में उसकी इफेक्ट आएगी। देन टोटल कर लो, कैश तो एज इट इज वैसा ही रहा, अभी कुछ गया नहीं, गुड्स बढ़ गया ना, पहले आया था और अभी गुड्स लेके आ गया, गुड्स की इफेक्ट बढ़ गई, दोनों का टोटल 3,85,000, 70 एज इट इज, ऐसा ऊपर तो कुछ भी नहीं है तो एज इट इज वैसा ही आ गया। लायबिलिटी में कुछ फर्क पड़ा नहीं, कुछ भी नहीं पड़ा, सेम वैसा वैसा ही है, ना कुछ बढ़ा ना कुछ कम हुआ। प्रॉफिट आया किस चीज का नहीं, कुछ नुकसान हुआ या खर्चा हुआ नहीं, तो कैपिटल एज इट इज। एसेट के टोटल, इन दोनों का टोटल बाहर सेम, दोनों इक्वल है, हो गया। नेक्स्ट पे आएंगे अभी हम, देन किस पे आए सैलरी पेड, सैलरी पेड कितनी है 7,000। पेड मींस पे कर दिए, यहाँ पे क्या बता रहे हैं पे कर दिए, फिफ्थ पॉइंट दिया हुआ है सैलरी पेड के लिए, है ना। चलिए देन कौन सा है हमारे पॉइंट, हमारा यहां वाला दिया है, ये वाला पॉइंट है हमारा, है ना, ऐसे में क्लियर दिखेगा थोड़ा, ये दिया हुआ है ना। क्लियर है इतना में, सैलरी पेड थी कितनी, आपने पैसा दे दिए, आप पैसा तो आपने दे दिया है, कितना दिया था 7,000 रुपीज आपने कैश उसको दे दिया, तो कैश में से माइनस, कुछ गुड्स लेके आए क्या नहीं, तो ये 0। डेटर्स में कुछ था क्या नहीं, तो 0। सेम एसेट में से माइनस हुआ है तो कैपिटल में से भी क्या होगा माइनस 7,000 आ गया। अब क्या कर लो, फाइनल रिमेनिंग बैलेंस निकाल लो, माइनस है तो इसमें से माइनस होगा 2,58,000। गुड्स जितने थे एज इट इज वैसे, डेटर्स में कुछ आया नहीं है वही, इन दोनों का टोटल बाहर के कॉलम में जाएगा 378 आया। अब किसमें आएंगे, लायबिलिटी तो एज इट इज थी, कैपिटल पैसा गया है ना आपके पास से, तो कैपिटल में से खर्चा एक्सपेंस हुआ था, ये एक्सपेंस था ना ये, इसीलिए 7,000 माइनस किया, हमने पढ़ा था एक्सपेंस माइनस होगा। 315 में से माइनस 7,000, 308, 70,000 प्लस 3,08,000 का टोटल बाहर 378, क्या दोनों का टोटल सेम आ रहा है, सेम आ रहा है, मींस ये भी कैसा है, हो गया करेक्ट, पूरा राइट है ये। चले आगे, चलो इसकी जरूरत नहीं है, हो गया। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया कमीशन रिसीव। यहां पर अभी क्या बात कर रहे हैं कि हमने कमीशन रिसीव किया है। आपने कमीशन कितने का रिसीव किया है, देखो कमीशन रिसीव कितना 5,000 का आपने कमीशन रिसीव किया, मींस पैसा मिला है आपको, तो पैसा मिला है मींस
कहां पे आ गया, ये रहा पॉइंट हमारा, कमीशन रिसीव, कितना रिसीव हुआ है यहां पे देख लेते हैं अभी, 5000 रिसीव हुआ था, तो 5000 की एंट्री इसमें पैसा मिल रहा है ना, तो कैश के कॉलम में एंट्री आएगी, किसके कॉलम में एंट्री आएगी, कैश में आ रही है, दिख रही है अभी, किसमें आ रही है, कैश के कॉलम में एंट्री आ रही है 5000 की। गुड्स में कुछ हुआ था नहीं, डेटर्स में नहीं। इफ अगर एसेट में इंक्रीज हो रहा है 5000 आ रहा है, तो कैपिटल में भी इंक्रीज होगा 5000, सेम टोटल कर लेंगे, अपन आपको कैश जो दिया है प्लस 5000 कितना आ गया, 2,63,000 प्लस गुड्स का टोटल सेम वही का वही है, डेटर्स में कोई चेंज नहीं, तो इन दोनों का जो टोटल है वो बाहर लिखेंगे, कितना आएगा 3,83,000 रुपीस इनका टोटल, किसका, एसेट साइड का। ऑन द सेम साइड इक्विटी में लायबिलिटी और कैपिटल, लायबिलिटी कितनी थी 70,000 थी, वो एज इट इज लिखेंगे, कैपिटल में 5,000 रुपीस हमको कमीशन मिला, पैसा आया था, तो उसमें ऐड होगा, पहले की अमाउंट कितनी थी 3,08,000, उसमें 5,000 ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3,18,000, टोटल अमाउंट बाहर। दोनों की अमाउंट कैसे होनी चाहिए, टैली होनी चाहिए, टैली हो रही है जी बिल्कुल, तो ये हमारा कैसा एकदम करेक्ट है ना। चल आगे देखें अभी नेक्स्ट, देन कौन सा दिया हुआ एक, पेड कैश टू मोनिका इन फुल सेटलमेंट, ये आया न्यू पॉइंट, क्या है, पेड कैश टू मोनिका इन फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मींस पहले का ऐसा कितना था जो फुल सेटलमेंट बोल रहे, तो आप पहले का ट्रांजैक्शन देखो, कहीं पे मोनिका की बात कर रहे, हाँ यहां पर मोनिका की बात कर रहे, किस चीज में, कि हमने मोनिका से परचेज किया था, कितने का परचेज किया था 70,000 का, क्या किया था परचेज किया था, कैसा था ये, क्रेडिट ट्रांजैक्शन था, हमको पैसा कितना दे रहा था 70,000, लेकिन हमने पैसा कितना दिया 69,000, और क्या बोल दिया फुल सेटलमेंट, बस हो गया खत्म, बस खत्म, बस 69 ही मिलेगा, वो दे दिया, खत्म हो गया, ये ट्रांजैक्शन क्लोज। देना कितना था 70, दिया कितना 69, तो अब इसके रिगार्डिंग देखो, हमारे बहुत जगह पे ऐसा होता है ना, कुछ हमको सामान लेने के लिए बेचते हैं और कहीं जाते हैं हम लोग, अरे भैया ये तो 120 का है, अरे नहीं नहीं यार, बोले चलो बाद में दे देना, देन जाके वो अरे 100 रुपए रखो, चलो छोड़ो तुम्हारा नहीं मेरा नहीं, बात खत्म, अभी चलो ये बंद करो, हो गया, वो पुराना हिसाब क्लियर, बोलते हैं ना ऐसा, बस ये वैसा ही था। कितना है डिफरेंस 1000 रुपए जैसे कि डिफरेंस है, तो हम इसी के रिगार्डिंग देख लेते हैं कैसा आएगा। पॉइंट नंबर 7 है, देख लेंगे पॉइंट नंबर 7 कैसा है हमारा। चलो क्या हुआ था, पेड कैश टू मोनिका फुल सेटलमेंट, इसलिए यहाँ बताना पड़ेगा हमको कि भाई ये कैसा था, फुल सेटलमेंट था, तो फुल सेटलमेंट दिखाना है ना, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, ओके क्या दिया था, पेड मोनिका का कितना था 69 रुपीज, आपने 69 रुपीज ही दिया ना उसको, पैसा गया तो कितना गया, कैश में से माइनस कर दो 69 रुपीज ही, सिर्फ कितना 69 रुपीज ही माइनस कर दो सिर्फ, यहाँ पर देखिए कितना आपको हुआ था 69,000 ही आपने सिर्फ पे किया था, क्लियर, तो वहां पर बता रहे, देन क्या है 80,000 कौन सा है जो बाकी का पहले का दिया हुआ है, गुड्स में से कुछ था क्या, कुछ गया नहीं गया, तो गुड्स एज इट इज जैसा था वैसा ही रहेगा, सेम डेटर्स सेम एज इट इज जैसे थे वैसे, देन 70,000 आपकी क्या थी, लायबिलिटी थी, आपको पे करना था, कितना पे करना था 70,000, तो क्या था आपके लिए पे करना था ना, माइनस में होगा, पैसा आ नहीं रहा है, पैसा क्या है देना था, लेकिन आपने कितना दिया 69,000, तो या तो आइदर आप क्या लिख सकते हो 69 लिख सकते हो, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये 69,000 कौन से थे, तब आपको याद आएगा कि नहीं यार मुझे तो 70 देने थे, फिर ये 16 शायद किसी और चीज के हो गए, तो इससे अच्छा मैं क्या लिखता हूँ कि भाई मुझको 70,000 देने थे और मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है 1,000 का, मींस इन शॉर्ट मैंने उसको दिए कितने होंगे 69 ही दिए होंगे, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन के अकॉर्डिंग आपको सामने पता चल रहा है ना कि मोनिका को मैंने फुल सेटलमेंट कर दिया,
देना कितना था 70, लायबिलिटी मालूम पड़ रहा है 1000 बच गया, मींस मैंने पैसा कितना दिया 69, तो 1000 रुपये बच गया ना आपका, बच गया है तो किसमें होगा कैपिटल में प्लस रेवेन्यू में प्लस करेंगे। अब इसका कर ले टोटल, तो 69,000 में इसको प्लस करेंगे 1,94,000 प्लस ये टोटल आएगा 1,20,000, दोनों का टोटल करके बाहर आ जाएगा 3,14,000। देन कैपिटल साइड पे आएगा सेम अमाउंट, डेटर्स में कुछ आया नहीं, लायबिलिटी तो जीरो हो गई ना, लायबिलिटी क्लियर, जो लायबिलिटी वो पूरी हो गई, इसलिए क्या किया माइनस में किया। 1,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल गया ना, आपने दिया ही नहीं, आपके पास बच गया तो उसको ऐड करूंगा ना वापस से, तो 3,14,000 हो गया टोटल बाहर, दोनों की अमाउंट जो भी क्या है वो टोटल आई, है ना, क्लियर है ये, समझ में आया इतना पूरा। चलिए नेक्स्ट आगे चले अभी। देन क्या दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू राहुल। अब यहां पर एक और हमारे पास कैरेक्टर है जिसमें हमने हम किसको सोल्ड कर रहे हैं राहुल, राहुल नाम का कोई पर्सन जिसको हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, कितना, जिसकी कॉस्ट 20,000 हमने बेचा कितने में है 25,000 में, हमने इसको क्या किया है बेच दिया है ना, 25,000 में बेच दिया, मींस ये क्या है सेलिंग कॉस्ट प्राइस कितनी है 20, तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, सेलिंग बढ़ा या कॉस्ट प्राइस बढ़ा, जल्दी बताओ, कॉस्ट प्राइस बढ़ा या सेलिंग प्राइस बढ़ा है, सर सेलिंग प्राइस बढ़ा है, तो मींस ये क्या हो गया, क्या हो गया ये प्रॉफिट हुआ, तो इसकी इफेक्ट डाल देंगे किसके राहुल के नाम से, सोल्ड किया है ना हमने, तो क्या आ जाएगा यहां पे दिया हुआ था गुड्स सोल्ड टू राहुल, गुड्स बेचे ना कितने के सर 25,000। अब आप यहां पर एक चीज ध्यान से देखिए, यहां पर मैंने उसका नाम लिखा है, तो मैं किसी का नाम क्यों लिखूंगा, मुझे उससे पैसे लेने बाकी होंगे तभी उसका नाम लिख रहा हूं ना, अदरवाइज कैश में उसने ट्रांजैक्शन कर दिया होगा तो मैं उसका फालतू का नाम क्यों लिखूं, यहां पे मुझे लिखने की जरूरत है नहीं, है ना। देन क्या आ जाएगा, इधर आपको दिया हुआ है 20,000 रुपीस, क्या ये आपका कॉस्ट प्राइस थी, आपके पास और कितना गुड्स कम हो गए 20,000 के गुड्स और कम हो गए, आपको राहुल के पास से पैसे कितने लेने, राहुल आपका कौन होगा डेटर, क्योंकि हम जिसको बेच रहे हैं वो सामने वाला हमारे लिए कौन होगा हमारा डेटर, डेटर कितने उसको कितने पैसे लेने 25,000 रुपीस लेने, इन दोनों का डिफरेंस देखो क्या आपका किस में आ रहा है, प्रॉफिट है या लॉस है, जल्दी 20,000 माइनस 25,000, 5,000 का क्या आ रहा है प्रॉफिट आ रहा है, आपको मिलेंगे एक्स्ट्रा, तो कैपिटल में इसकी वैल्यू जाएगी 5,000, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव है सर, तो क्या आएगा ऐड हो जाएगा, टोटल करते हैं इसका, कैश का टोटल कितना आया 1,94,000, क्लियर। देन गुड्स का टोटल है, आपके जो गुड्स है उसका टोटल कितना है 1 लाख रुपीस, डेटर्स उसका टोटल कितना है 25,000, अब एसेट का टोटल करो 1,94,000, 1,25,000, इन तीनों का टोटल कितना आएगा 3,19,000, इनका टोटल क्या आया 3,19,000। देन इक्विटी दी हुई है, इक्विटी में लायबिलिटी तो क्लियर ही हो गया, कैपिटल का पहले कितना 5,000, इससे पहले का कितना था 3,14,000, ऐड करना है तो ऐड करेंगे 3,14,000 प्लस 55,000 कितना हो गया 3,19,000, आउटर कॉलम में बाहर जाएगा, सेम इसकी इफेक्ट और इसकी इफेक्ट सेम है ना। अब हम यहाँ पर एक चीज नोटिस करिए कि जितने भी हमने ट्रांजैक्शन किए उन सब में उनकी जो इफेक्ट आ रही थी, हर किसी के जिसके भी सामने जो आ रहा है उन सभी की इफेक्ट सारी कैसी आई सेम ही आई सबकी, इनफैक्ट एक की भी ऐसी नहीं है कि जिसकी अलग आई, सबके इफेक्ट कैसी आई सेम ही आई है, एसेट इक्वल टू इक्विटी, एज पर हमारा जो इक्वेशन था उसी के अकॉर्डिंग सेम आ रहे हैं हमारे, तो इसी तरीके से आपका भी आना चाहिए, अगर कहीं ना कहीं एसेट और इक्विटी में डिफरेंस आ रहा है या अमाउंट टोटल नहीं हो रही है तो समझ जाइए कि आपने एज पर अकाउंटिंग उसकी जो ट्रांजैक्शन है वो प्रॉपर नहीं लिखा हुआ है, मेंशन नहीं किया है ना। बस ये हमारा इलस्ट्रेशन था, इसमें ये क्लियर हुआ पूरा स्टेटमेंट, ये वही चीज है। चलिए
इसके अंदर अभी हमारी ये सेम एक एक्सरसाइज है। इससे एक्सरसाइज से पहले, एक इलस्ट्रेशन से पहले अभी हम क्या कर लेते हैं, हमारी एक एक्सरसाइज कर ले 4.2, हमारे क्या कर ले एक एक्सरसाइज कर लेते हैं जल्दी से। क्लियर, चलिए ये हमारी एक्सरसाइज है 4.2, जिसके अंदर क्या दिया आपको, क्वेश्चंस दिया है, फिल इन दी ब्लैंक्स है। जैसे अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई द डैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। डैश कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग होता है, कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे, जल्दी। कौन सा आता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। कैसा आ जाता है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी इट्स अ ड्यूअल आ जाएगा। 4.2 अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाइड द ड्यूअल कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ड्यूअल कॉन्सेप्ट मींस डबल एंट्री होती है ना, एक एसेट में भी आती है, कैपिटल में भी आती है, और दोनों में आप रेक्टिफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि हाँ सही है कि नहीं। इफ अगर टैली नहीं हो रहा है तो समवेयर कहीं ना कहीं कुछ गलत ही होगा, है ना, तभी तो टैली नहीं हो पा रहा है। क्लियर है। देन नेक्स्ट दिया हुआ है एसेट इक्वल टू डैश प्लस लायबिलिटी। ये तो कॉमन सा हमको याद हो जाना चाहिए था, क्या था, एसेट के काउंटर में क्या आ रहा है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एक क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी किसके अंदर में आता है, उसको इक्विटी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इक्विटी के अंदर कौन आते हैं, कैपिटल और लायबिलिटी। देन नेक्स्ट, इफ अगर कैपिटल दिया है और एसेट है तो क्या माइनस करेंगे, तो हमको कैपिटल मिल जाएगा, लायबिलिटी माइनस करेंगे तब क्या आ जाएगा, कैपिटल मिल जाएगा। देन अकाउंटिंग इक्वेशन सर्व्स एज अ बेसिस फॉर प्रिपेयरिंग डैश। क्या प्रिपेयर करता है, प्रिपेयरिंग फॉर डैश क्या आएगा, बैलेंस शीट। क्या आती है, बैलेंस शीट। क्लियर है, यहां पे क्या आएगा, बैलेंस शीट आएगी। देन लायबिलिटी इक्वल टू डैश माइनस कैपिटल। सेम हमने बोला था कि आप कोई से भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, बाकी सारे अपने आप हो जाएंगे। कैसा है, लायबिलिटी दी है, कैपिटल फाइंड करना है, लायबिलिटी फाइंड करनी है, कैपिटल दिया हुआ, तो क्या माइनस करेंगे, कैपिटल में से तो लायबिलिटी मिल जाएगी। एसेट माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, एसेट। क्लियर। तो यहां पर आपकी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। देन हमारा सेम रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जो दिए गए हैं, इससे पहले हमारा ये एग्जांपल है सेम जैसा हमने इससे पहले वाला एग्जांपल किया है, ये भी सेम उसी से रिलेटेड ये वाला एग्जांपल है। हमारी एक्सरसाइज हो गई। अब हम क्या करते हैं, ये वाला एग्जांपल स्टार्ट करेंगे। चलिए